तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज के सेशंस में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं कलन विधि से गति के समीकरणों का निरूपण। ठीक है। गति के तीन समीकरण हैं और उन तीन समीकरणों को कलन विधि से क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। देखो, गति के समीकरणों को ड्राइव करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है। एक गणितीय विधि है, एक ग्राफिक विधि है और एक कलन विधि है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कलन विधि से गति के समीकरणों को किस तरीके से आपको ड्राइव करना। ठीक है। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बोर्ड एग्जाम, आपके स्कूल के एग्जाम्स में, क्लास 11 के एग्जाम्स में बेटा हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आपका टीचर्स क्वेश्चंस देता ही देता है कि कलन विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति किस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति के समीकरण, एक समान रूप से एक समान त्वरित गति के समीकरण। ठीक है। एक समान त्वरित गति के समीकरण, गति के समीकरण, एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित का मतलब जो त्वरण है बेटा वस्तु में, वो क्या है, एक समान। ठीक है। वस्तु की जो वेग है बेटा, वो एक समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या एक समान रूप से घट रहा है। तो जब हम किसी वस्तु में त्वरण नियत होता है, ठीक है, तो इसलिए हम तो उस केस में उस वस्तु की गति को क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक वस्तु जो है गतिमान है, ठीक है, और उसका जो त्वरण है वो मान लेते हैं बेटा क्या, नियत है। ठीक है। समय के साथ वेग उसका बदल रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, नियत है। माना गतिमान वस्तु का त्वरण क्या है बेटा, ए, और ये हमारा नियत है। ठीक है। माना गतिमान वस्तु का त्वरण ए है और ये क्या है बेटा, नियत। मतलब एक नियत त्वरण से वस्तु जो है गतिशील है। वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभ में वेग उसका मान लो कितना है, u है। ठीक है। अंतिम वेग, अंतिम वेग वस्तु का मान लो कितना है, v है। ठीक है। और t समय में उसने उसका जो विस्थापन है बेटा मान लो s है। t समय में वस्तु का विस्थापन कितना, मान लो s है। ठीक है। तो t समय में वस्तु का विस्थापन कितना है, s है। तो हमारे पास गति के तीन समीकरण हैं, गति के तीन समीकरण है। पहला समीकरण है, पहला जो समीकरण है, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एज यूजुअल मीनिंग है। v यहाँ पे अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेग, वेग समय संबंध समीकरण। क्या बोलते हैं, वेग समय संबंध समीकरण, क्योंकि इसमें वेग और समय का संबंध है। वेग के साथ अगर, सॉरी, समय के साथ अगर वेग बढ़ रहा है तो आफ्टर टी टाइम बाद उसका वेग क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो हम निकाल सकते हैं प्रथम समीकरण से। ठीक है। देखो, सेकंड समीकरण, द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक है ना। द्वितीय समीकरण होता है बेटा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और द्वितीय समीकरण को हम बोलते हैं, द्वितीय समीकरण को हम बोलते हैं विस्थापन, विस्थापन समय संबंध समीकरण। ठीक है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन समय संबंध समीकरण। मतलब टी समय में वस्तु का कितना विस्थापन है, अगर वो u वेलोसिटी से चल रहा है तो उस केस में s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओहो भाई, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। अब देखो, एक है तृतीय समीकरण, थर्ड है तृतीय समीकरण। तो तृतीय समीकरण होता है बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है। इसको बोलते हैं गति का तृतीय समीकरण,
गति का तृतीय समीकरण, और इसको बोलते हैं वेग विस्थापन संबंध समीकरण। क्या बोलते हैं इसको? वेग विस्थापन संबंध समीकरण बोलते हैं कि अगर वस्तु का वेग दे रखा है, उसका विस्थापन दे रखा है, तो आपको इस समीकरण का यूज करना है। ठीक है, इस समीकरण का क्या करना बेटा? यूज करना। इसको बोलते हैं तृतीय समीकरण। तो ये जो गति के तीन समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण, तो इन तीनों नियमों को प्रतिपादित किया था ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने, इसलिए हम इसको न्यूटन के गति के समीकरण भी कहते हैं। इन्हें न्यूटन के गति के समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इन तीनों नियमों को, इन तीनों समीकरणों को किसने प्रतिपादित किया था, किसने ड्राइव किया था? सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो न्यूटन इज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। कभी न्यूटन के बारे में आप लोग पढ़ो, उनके बारे में जानो, तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगा फिजिक्स पढ़ने का, उनके जैसा कुछ करने का। ठीक है, तो चलिए अब इनको ड्राइव करते हैं कलन विधि से। किसे? कलन विधि से। तो हेडिंग डालेंगे कलन विधि से गति के समीकरणों का सत्यापन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कलन कलन विधि से गति के समीकरणों का निगम। ठीक है, कलन विधि से गति के समीकरणों का निगम। देखो, कलन विधि में आपको करना क्या है? कलन विधि में आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है, आपको इंटीग्रेशन यूज करना है। कलन विधि में आपको डिफरेंशिएशंस इंटीग्रेशंस का ही यूज करना है, तो इसलिए डिफरेंशिएशंस इंटीग्रेशंस का टेक्निक आपको आना चाहिए। ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, मैथमेटिकल टूल्स पे 1-2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आप उनको जरूर देखिए। डिफरेंशिएशंस पे एक अलग वीडियो बनाया है, इंटीग्रेशंस पे अलग वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप उन वीडियोस को देखिए बेटा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। क्योंकि देखो, फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको डिफरेंशिएशंस आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशंस आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एडवांस लेवल पे आना चाहिए, बेसिक लेवल पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट है तो भी आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट है तो भी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो उनके वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ, जाके उन मैथमेटिकल टूल्स को आप एक बार जरूर दें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रथम समीकरण की, है गति के प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण। देखो, गति के प्रथम समीकरण को निगमन कैसे करेंगे? तो यहां पे हम यूज करेंगे डेफिनेशन त्वरण की परिभाषा से। किसकी परिभाषा लेंगे बेटा? त्वरण की। यहां पे त्वरण की परिभाषा से, तो त्वरण की परिभाषा क्या है? A इज इक्वल टू dv ओवर dt। A इज इक्वल टू dv ओवर dt, जिसको हम बोलते हैं वेग परिवर्तन की दर। ये तात्क्षणिक त्वरण है, A बराबर dv ओवर dt। ठीक है ना, तो v A इज इक्वल टू dv ओवर dt। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब यहां से dt का ना आप इधर मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, dt का इधर मल्टीप्लाई करोगे, देन यू गेट dv इज इक्वल टू A इंटू dt। हमने पहले ही बताया कि A नियत है, A कांस्टेंट है, A नियत है, A कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं, माना t इज इक्वल टू 0 पर जो आपका वेग है बेटा वो u है, प्रारंभिक वेग है, और t इज इक्वल टू t पर t समय बाद पर वस्तु का जो वेग हो जाता है वो u से बढ़ के कितना हो जाता है बेटा? v। मान लो अभी 10 है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना है, 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो समय कितना? 10, उसको t से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो t टाइम बाद उसका वेग बढ़ के हो गया v। तो ये जो समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 का क्या कर दो? दोनों पक्षों में समाकलन कर दो। समीकरण 1 का दोनों पक्षों में, समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन। क्या करेंगे भाई? समाकलन करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में क्या करेंगे बेटा? समाकलन करेंगे। इस लिमिट के साथ समाकलन करेंगे, ये जो लिमिट है इस लिमिट के साथ आपको समाकलन करना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। देखो यहाँ पे v जो बेग है, बेग का लिमिट क्या, प्रारंभिक बेग u है, तो यहाँ पे लिखेंगे u, और ये अंतिम बेग है, ये हो जाएगा हमारा v। नीचे देखो इसका टाइम प्रारंभिक 0 है और अंतिम टाइम कितना है बेटा t, तो 0 से t के बीच में क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, आपको पता है इसको बोलते हैं, ये जो ऊपर जो लिमिट लिखते हैं इसको बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे लिखा जाता है इसको लिखते हैं लोअर लिमिट। इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। देखो आपने इंटीग्रेशंस में एक फॉर्मूला पढ़ा है, दो फॉर्मूला आपने पढ़े हैं, वो फॉर्मूले से लिख देते हैं। देखो इंटीग्रेशंस ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशंस बेटा x होता है, और इंटीग्रेशंस x की पावर n ऑफ dx, x की पावर n अगर है तो उसका इंटीग्रेशन x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। ये दो फॉर्मूला इंटीग्रेशंस का, आप इसको याद कर लो बेटा, यही दो फॉर्मूला इसमें यूज होना है कलन विधि में। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, और जो v से u इज इक्वल टू a कांस्टेंट इंटीग्रेशन dt 0 से t। देखो a कांस्टेंट है यहाँ पे, a क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हमेशा इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं बेटा, तो इस a को हम इंटीग्रेशन से क्या करेंगे, बाहर लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटीग्रेशन 0 से t, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, t हो जाएगा। और अब देखो चलो पहले इसको मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। v u इज इक्वल टू a, तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये जाए t से 0, t से 0। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट वैल्यू में से लोअर लिमिट वैल्यू में माइनस कर देते हैं। ये अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। मतलब यहाँ पे जो v है बेटा, इस v की जगह देखो अगर x है, मान लो ये x यहाँ पे है 5, यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, एक बार x की जगह 5 रख देना है, फिर माइनस करना है, फिर x की जगह आपको क्या रखना है, 2 कर देना। मान लो अगर यहाँ पे x का स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, x की जगह 5, ये 5 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर x की जगह 2 रखोगे, ये 2 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं अपर लिमिट वैल्यू, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट वैल्यू। तो अपर लिमिट वैल्यू में से लोअर लिमिट वैल्यू को क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। यहाँ पे v में से हम किसको माइनस करेंगे, u, v की जगह u रखेंगे, फिर v की जगह u रख देंगे, तो v माइनस u इज इक्वल टू a। देखो यहाँ पे हमारा t की जगह t रखेंगे माइनस, फिर t की जगह 0 रख देंगे, तो t माइनस का 0, अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू। तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या जाए बेटा, at, तो u को उठा के इधर पटक देना, तो v इज इक्वल टू u प्लस का at, और ये बन गया हमारा गति का प्रथम समीकरण, किसे, कलन विधि से। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे छोटा सा नॉलेज जो है इंटीग्रेशंस का होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं दूसरे समीकरण में, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे समीकरण में। तो देखो द्वितीय समीकरण, नेक्स्ट लेंगे द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेफिनेशन किसका, क्योंकि विस्थापन समय का रिलेशन है, तो हम यहाँ पे विस्थापन की बेग की परिभाषा यूज करेंगे। तो बेग की परिभाषा से, बेग की परिभाषा से देखो बेग की परिभाषा क्या है, v बराबर ds ओवर dt, v बराबर क्या है, ds ओवर dt। बहुत बढ़िया, विस्थापन परिवर्तन की दर को हम बेग कहते हैं। ठीक है, तो यहां से dt का मल्टीप्लाई कर देना, तो ds इज इक्वल टू v इंटू dt, क्या जाएगा, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। ओ हो गई। तो अब यहाँ पे वेग क्या, अंतिम वेग है, तो यहाँ पे v का मान समीकरण नंबर 1 से रख सकते हो, v इज इक्वल टू u प्लस at, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से v बराबर क्या होता है बेटा, u प्लस at, तो यहाँ पे v का वैल्यू रख देना, u प्लस at रिप्लेस करना यहाँ पे, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा u प्लस का at, ठीक है, इंटू dt। देखो dt का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ds इज इक्वल टू u इंटू dt प्लस का at इंटू dt, dt का अंदर क्या करेंगे हम, गुणा कर देंगे, तो dt u इंटू dt प्लस at इंटू dt। ठीक है, तो माना, देखो माना t इज इक्वल टू 0 पर विस्थापन कितना है भाई, मान लो s बराबर 0, t समय पे मतलब प्रारंभ में वस्तु अपनी ही पोजीशन में है, तो प्रारंभ में वस्तु का विस्थापन कितना है भाई, 0, प्रारंभ में वस्तु का विस्थापन 0। अच्छा, t इज इक्वल टू
टी पर, इज इक्वल टू टी पर वस्तु का जो विस्थापन है, मान लो बेटा वो कितना है, विस्थापन एस इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, एस हो गया। मतलब जीरो से बढ़ के कितना हो गया, एस। वस्तु अभी यहां पे था, टी समय बाद वो यहां पे आ गया, तो कितना विस्थापन हुआ, तो यहां से यहां तक की जो विस्थापन है दैट इज, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसी लिमिट के साथ क्या करेंगे, ये जो समीकरण है हमारे पास, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक के दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या कर दो, समाकलन कर दो। तो लिखोगे यहां पर डी एस इज इक्वल टू यू डी टी का समाकलन प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी का समाकलन, ए टी डी टी का समाकलन। अच्छा देखो यहाँ पे लिमिट यूज करना है बेटा आपको, यहाँ पे लिमिट, तो एस क्या है, विस्थापन है, विस्थापन जीरो से एस है, तो आप यहाँ पे लोअर लिमिट लगाओगे जीरो, अपर लिमिट लगाओगे एस, तो जीरो से एस, ठीक है। टाइम का लिमिट देखो, इनिशियली जीरो टाइम है, आफ्टर टाइम टी, तो जीरो से टी हो जाएगा, और ये भी आपका जीरो से टी, क्योंकि यहाँ पे भी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिमिट क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट s से जीरो इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे u कांस्टेंट है, प्रारंभिक वेग हमेशा नियत होता है, तो u कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे a कांस्टेंट है, a को बाहर ले लेंगे, तो हम इसको लिखेंगे u इंटीग्रेशन ऑफ डी टी ऑफ जीरो से t हो जाएगा बेटा, ठीक है, प्लस a कांस्टेंट है, इसको बाहर इंटीग्रेशन से, और t डी टी, और इसका लिमिट जीरो से, तो इसकी पावर है एक, इसकी पावर है एक। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा था इंटीग्रेशन का, तो यहां पे लिखा था हमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, पर पावर में एक ऐड करेंगे और उतनी ही पावर से हम डिवाइड कर देंगे, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है, तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, ds का इंटीग्रेशन t s होगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा, dy का इंटीग्रेशन y होगा, कुछ भी y आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो यहाँ पे अपर लिमिट वैल्यू s की जगह s रख देना, और s की जगह माइनस जीरो रख देना, तो s माइनस का जीरो, देखो u t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और ये जो t से जीरो, t से जीरो, प्लस a, तो यहाँ पे t की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन, तो पावर वन है ना, तो आप क्या करो, वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना है, एन का वैल्यू है वन, तो ये आपका वन प्लस वन डिवाइड बाय वन प्लस वन, और ये जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा आपका टी, जीरो, और ये जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जाएगा एस इज इक्वल टू यू अपर लिमिट वैल्यू माइनस अपर लिमिट वैल्यू टी, लोअर लिमिट वैल्यू जीरो, तो टी माइनस का जीरो, ठीक है, बराबर प्लस ए, तो वन प्लस वन टू, इसको बाहर ले लेना, टू को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर, और टी ये जीरो हो जाएगा, तो टी माइनस जीरो टी, तो एस इज इक्वल टू ये आपका जाएगा यू टी प्लस वन बाई टू ए, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो टी का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, टी की जगह टी रखेंगे, तो टी का स्क्वायर, टी की जगह जीरो रखेंगे, तो जीरो का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस जीरो, टी स्क्वायर बचेगा आपका, तो s इज इक्वल टू आपका जाए यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, तो s इज इक्वल टू क्या जाएगा, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये हो गया हमारा गति का दूसरा समीकरण। क्या हो गया, गति का दूसरा समीकरण, बहुत सिंपल सा है, सिंपल इंटीग्रेशन है, लिमिट आपको देखना है, ठीक है ना, एक बार इसको रिवाइज करना है, दो बार रिवाइज करना है, तीन बार रिवाइज करना है, जब तीन चार बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तो ये डेरिवेशन आपका कंफर्म 100% लाइफ टाइम तक आपके माइंड में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब निगमन करते हैं गति के तीसरे समीकरण, ठीक है ना, गति का तीसरा समीकरण, क्या, गति का तीसरा समीकरण, ठीक है। देखो गति का तीसरा समीकरण किस तरीके से निगमन करेंगे, तो उसको निगमन करने के लिए सिंपल सा हम त्वरण की परिभाषा का यूज करेंगे। देखो त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा से,
देखो त्वरण की परिभाषा क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू है डीवी ओवर डी टी, है ना। ए इज इक्वल टू डीवी ओवर डी टी, वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं, ठीक है भाई। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा बेटा, देखो डीवी ओवर डी टी इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर दो डीएस ओवर डीएस से, दोनों पक्षों में, चलिए आप डीवी ओवर डी टी में आप क्या कर दो, डीएस ओवर डी टी को मल्टीप्लाई कर दो। देखो अब ds ओवर ds से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पे ये जो dt और ds है ना, इन दोनों को क्या कर देना बेटा, इसको इंटरचेंज कर देना, उसको आपस में क्या कर देना, इंटरचेंज। तो आप इसको लिख देना dv ओवर ds इंटू ds ओवर dt। देखो ds ओवर dt क्या है, तो इससे पहले वाली डेफिनेशन में देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या है भाई, ds ओवर dt। इसका मतलब ds ओवर dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम v लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो dv ओवर ds इंटू, ये विस्थापन परिवर्तन की दर, सॉरी विस्थापन परिवर्तन की दर है, और विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लिखेंगे v, ठीक है, क्योंकि इसको वेग बोलते हैं। अब इस ds का इधर मल्टीप्लाई कर देना आप, तो a ds हो जाएगा इज इक्वल टू v इंटू डी, क्या जगह v इंटू डी। देखो प्रारंभ कंडीशन में, प्रारंभ में विस्थापन कितना है भाई, s इज इक्वल टू 0, और वेग क्या है भाई, प्रारंभिक वेग हमारा u है। अंत में मतलब अंतिम लास्ट में विस्थापन कितना हो गया वस्तु का, मान लेते हैं, तो विस्थापन s इज इक्वल टू s हो जाएगा, और वस्तु का जो वेग है बेटा, वेग वो क्या हो जाएगा, वो आपका v हो जाएगा। तो विस्थापन s, वेग हमारा v हो जाएगा। तो इस लिमिट के साथ इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये जो इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का इसी लिमिट के साथ क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो समीकरण एक का दोनों पक्षों में समाकलन, तो अगर दोनों पक्षों में अगर इसका समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ a ds, s का लिमिट 0 से s, प्रारंभ में विस्थापन 0 है, अंतिम विस्थापन कितना क्या है s, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो v इंटू dv, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग आपका v है, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग कितना बेटा, इसकी पावर है 1। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ये फॉर्मूला इस वाले पार्ट में आपका यूज हो, ठीक है। तो वो a कांस्टेंट, a को एज इट इज ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से s इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन v की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और इसका लिमिट है v से u, क्या है, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे a s, ds का इंटीग्रेशन s से 0 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे जब v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये जब v और ये जगह का, तो यहाँ पे a लिमिट रख देना बेटा, देखो s माइनस का 0, s की जगह s रखोगे, s की जगह 0 रखोगे तो s माइनस का 0 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना, इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 का तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2as माइनस 0 इज इक्वल टू, अब v की जगह v रखोगे तो यहाँ पे आपका जब v का स्क्वायर माइनस v की जगह आप u रखोगे तो ये आपका u का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर, ठीक हो गया, यस बहुत बढ़िया भाई। तो अब यहाँ पे ये आपका जो 2as, क्या जाएगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर को आगे पटक देना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जाएगा u स्क्वायर प्लस का 2a, क्या जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया गति का तीसरा समीकरण, ये हो गया गति का तीसरा समीकरण। एक समीकरण और होता है गति का फोर्थ समीकरण, मैं लिख देता हूं, उसका निगमन नहीं है सिलेबस के अंदर, बट मैं लिख देता हूं, गति का फोर्थ समीकरण,
क्या होता है गति का फोर्थ समीकरण? देखो गति का फोर्थ समीकरण होता है बेटा यहाँ पे कि nth समय में, nth सेकंड में, nth सेकंड में वस्तु का विस्थापन। क्या भाई? वस्तु का विस्थापन। nth सेकंड में वस्तु का कितना विस्थापन है उसके बारे में बात करते हैं। nth सेकंड का मतलब कि सेकंड, थर्ड सेकंड में वस्तु का विस्थापन क्या है, या फोर्थ सेकंड में वस्तु का विस्थापन क्या है ना? आपका सिक्स सेकंड में वस्तु का विस्थापन क्या है, 10 सेकंड में वस्तु का विस्थापन क्या है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो n सेकंड में वस्तु का विस्थापन, ये आपका जो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस 2n-1 और a बाय यू प्रारंभिक वेग है, ये आपका त्वरण है, n जो है वो n सेकंड की बात कर। तो एस एन इज इक्वल टू आपका जाएगा u प्लस 2n-1 a बाई 2, और इस समीकरण का तभी यूज करेंगे जब आपको nth सेकंड में वस्तु का क्या निकालना है, विस्थापन निकालना। मान लो एक वस्तु इस तरीके से चल रहा है, सीधे चल रहा है, यहां से चलना स्टार्ट किया, 2 सेकंड में यहां पे पहुंच गया, फिर 3 सेकंड में वो यहां पे पहुंच गया, ये 2 सेकंड में यहां पे पहुंच गया, ये 3 सेकंड में यहां पहुंच गया, ये थर्ड सेकंड में इसका विस्थापन है। कौन से? थर्ड सेकंड में ये इसका विस्थापन है। तो ये वाला विस्थापन निकालेंगे, यहां से यहां तक का विस्थापन निकालने के लिए ये समीकरण यूज करते हैं। थर्ड सेकंड में वस्तु का विस्थापन, थर्ड सेकंड में वस्तु ने कितना विस्थापन, वस्तु कितना विस्थापित हुआ, ठीक है, वो चीज निकालते हैं हम। किससे? इस वाले समीकरण से। तो आई थिंक आपको कलन विधि से गति के समीकरणों का निगमन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ कहीं प्रॉब्लम है बेटा, तो इस वीडियो को आप रिमाइंड करके जरूर देख ले। एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार में देखिए आप वीडियो को, ठीक है। एक बार में आप नॉर्मल स्पीड में देखिए, दूसरी बार में आप 2x स्पीड में या 1.5x स्पीड में आप देख सकते हैं, ताकि आपका जो टाइम है वो सेव हो जाए, ठीक है ना। अरे बात समझे? तो कलन विधि से गति का समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आपका आता ही आता है। टीचर्स जब भी आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा, बोर्ड आपका क्वेश्चन पेपर बनाएगा, बेटा गति का जो समीकरण का जो निगमन है कलन विधि से जरूर देता है, 101%। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग रिवाइज जरूर करिएगा। तो बने रहिए चैनल पे और बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए क्लास 11 फिजिक्स और मैथमेटिक्स। बनाएंगे हम आपको हीरो मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, ठीक है। तो आप लोगों को बता दो, अगर न्यू बच्चे हैं, आप चैनल पे फर्स्ट बार आ रही है, वीडियो पे फर्स्ट टाइम आप विजिट करें, तो बेटा फिजिक्स की जो वीडियोस है वो कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है, और आपकी जो मैथ्स की वीडियोस है बेटा वो एडुमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। एडुमी यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाओ जाके प्लेलिस्ट को विजिट करो मैथ्स के। उसमें जो है आपको मैथ्स के जो वीडियोस है वो सीक्वेंस वाइज, एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो आप जाओ एडुमी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, कॉन्फिडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों चैनल्स पे आपको, एक चैनल पे फिजिक्स, दूसरे चैनल पे आपको मैथमेटिक्स मिल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाना बेटा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना कि नेक्स्ट चैप्टर किस पे आनी चाहिए, किस चैप्टर के वीडियोस आपको चाहिए बेटा, उसी चैप्टर्स के वीडियोस में आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।